हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे विक्रमादित्य का सिंहासन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, विक्रमादित्य का सिंहासन। कहानी अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ कुछ महान राजाओं के आपको चित्र दे रखे हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, राजा कृष्णदेव राय, सम्राट अशोक और सम्राट मिहिर भोज। आपको इन चित्रों में दिए गए राजाओं के बारे में जानकारी एकत्रित कर लिखना है। कहानी का मूल तत्व। सम्राट विक्रमादित्य की तरह हमें भी न्यायप्रिय होना चाहिए। तो जैसे सम्राट विक्रमादित्य है, वो बहुत ही ज्यादा न्यायप्रिय व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा न्यायप्रिय राजा थे। तो आपको भी न्यायप्रिय ही राजा बनना चाहिए, न्यायप्रिय ही व्यक्ति बनना चाहिए। तो चलिए अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। विक्रमादित्य के नाम से सभी लोग परिचित हैं। वह भारत के गौरवातीत सर्वोत्तम सम्राट में से एक रहे हैं। उनका शासनकाल भारतवर्ष के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। विक्रम संवत का आरंभ उसी से होता है। यद्यपि विक्रमादित्य का नाम इतना प्रसिद्ध है, परंतु आश्चर्य है कि हमें उनके जीवन के विषय में कुछ तथ्यपरक जानकारी नहीं रखते। विक्रमादित्य के विषय में कुछ निर्विवाद बातें लोगों के मन में घर कर गई हैं, जो उसके विषय में प्रचलित है। प्रचलित कहानियों के माध्यम से खुद को मनोरंजित करते हैं। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ निष्पक्ष रूप से पूर्ण न्याय किया। उन्हें ज्ञानी लोगों से अधिक प्रेम था, जिन्हें वे अपने दरबार में विलक्षण प्रतिभा के रूप में रखते थे। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य ने कभी किसी ने दोष को दंडित नहीं किया। न्याय करने में वे कभी धोखा नहीं खा सके। अपराधी को जब विक्रमादित्य के सामने लाया जाता था, तो वह दंड के भय से कांपने लगता था। अपराधी को इस तथ्य का पता होता था कि विक्रमादित्य की आंखें उसके अपराध को पहचान ही लेंगी। लोग अपनी समस्याओं का उत्तम समाधान विक्रमादित्य के माध्यम से ही कर पाते थे। उसके पश्चात भी यदि भारत में कोई न्यायाधीश अपनी पूर्ण योग्यता से निर्णय सुनाता था, तो उसके बारे में कहा जाता था कि वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। तो लोग विक्रमादित्य को इतना न्यायपूर्ण व्यक्ति मानते थे कि उनका कहना था कि विक्रमादित्य सिर्फ और सिर्फ न्याय ही करते हैं, और अगर किसी और देश, किसी और राज्य में अगर कोई भी राजा न्याय करता था, कोई भी राजा सत्य का साथ देता था, न्यायपूर्ण अगर निर्णय सुनाता था, तो उसे लोग कहते थे कि विक्रमादित्य के सिंहासन यानी न्याय सिंहासन पर यह राजा बैठा होगा। विक्रमादित्य ने अपने राज्य की राजधानी उज्जैन को बनाया था। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी कला और संस्कृति का केंद्र थी, परंतु समय के साथ साथ इस नगरी के महत्व को लोग भूलते गए। जिस न्याय सिंहासन पर बैठकर विक्रमादित्य न्याय करते थे, उसे भी समय के चलते लोग विस्मृत करते गए। उनका स्वर्णिम काल गए जमाना की बात हो गई। विक्रमादित्य का पुराना किला मात्र अवशेष बनकर रह गया है, जिसके टूटे फूटे खंडरों पर घास और वृक्ष उग गए हैं। एक समय की बात है, निकटवर्ती गांव के लोग सायंकाल के समय गुजरते हुए वहां किले के आसपास ठहर जाते थे। पशु चरवाहे उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते और खेलने के पश्चात एक साथ घर लौटते थे। उज्जैन के पास गांव के चरवाहों के लड़के चारागाह में हंसी मजाक करके समय गुजारने के अनुभवी थे। वह दिन भर खेलते रहते और मवेशी चराकर अपना पेट भरते थे। एक दिन बच्चों को खेलने के लिए मनोहारी मैदान मिल गया। उबड़ खाबड़ मैदान वृक्षों के बीच स्थित था। मैदान के बीच में स्थित टीला किसी न्यायाधीश के सिंहासन की तरह लग रहा था। एक लड़का दौड़कर सिंहासन पर जा बैठा और बोला, लड़कों, मैं अब न्यायाधीश बनूंगा और तुम सब अपने मुकदमे मेरे पास लाओगे। मैं तुम्हारी सुनवाई करूंगा। तो दूसरे लड़के ने जब यह तमाशा देखा, तो वह झगड़ा करने लगा। प्रत्येक दल ने अपनी अपनी बात कही। एक ने कहा अमुक खेत हमारा है और दूसरे ने कहा नहीं हमारा है।
इस प्रकार वे कहते गए। वे सब चाहते थे कि वे इस झगड़े को निपटाएं। तभी वहाँ के वातावरण में परिवर्तन हुआ। सभी को विचित्र सा एहसास हुआ। किले पर बैठने से पहले जो लड़का साधारण दिखाई देता था, अब बिल्कुल भिन्न यानी कि बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा था। वह शांत और गंभीर हो गया था और उसके बातचीत का ढंग भी, मुख मुद्रा इतने अद्भुत और प्रभावशाली हो गए थे कि शेष लड़के उससे आतंकित होते गए। फिर भी उन्होंने सोचा कि यह केवल मजाक है और फिर एक नया मुकदमा उसके सामने रखा और एक बार फिर उसने अपना निर्णय सुना दिया। इस प्रकार घंटों तक यह क्रम चलता रहा। न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा हुआ वह उसी गंभीरता से लौटने के समय तक शिकायत सुनकर निर्णय देता रहा। फिर अपने स्थान से नीचे कूदा और दूसरे चरवाहा लड़कों के समान हो गया। इसके बाद से वह चरवाहा लड़के इतना प्रसिद्ध हुआ कि सभी पचैदी झगड़े उसके सामने रखे जाते थे और बार बार वैसा ही होता था। जब वह उस स्थान से नीचे उतर कर आता तो उसमें अन्य लड़कों में कोई अंतर न होता था। तो जब ये लड़का जब ये टिले पे बैठता था तो वह अपने आप को न्यायाधीश की तरह हर किसी को हर झगड़े में न्यायपूर्ण निर्णय सुनाता था। लेकिन जब वो स्थान से नीचे उतरता था तो वो बाकी लड़कियों के समान हो जाता था। उसमें और बाकी लड़कों में कोई भी अंतर नहीं होता था। धीरे धीरे निकट दूर सभी गांवों की बड़ी अवस्था के सभी स्त्री पुरुष अपने झगड़े उस चरवाहे के लड़के के सामने लाने लगे और वहां सदैव उन्हें ऐसा निर्णय मिलता था जिससे दोनों दल मान लेते थे और संतुष्ट होकर चले जाते थे। अपनी राजधानी में बैठकर जब ऐसी खबरों का आभास राजा के कानों में पड़ा तो उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि वह जरूर राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन होगा। फिर वह विचार मग्न होकर सोचने लगा कि पत्थर पर बैठने मात्र लड़के में न्यायिक ज्योति आ सकती है, तो हमें क्यों न गहराई में खोदकर सिंहासन ढूंढ लेना चाहिए। तत्पश्चात मैं भी विवादों का श्रवण करके न्याय निर्णय करूंगा। कुदालों और फावड़ों से वह घास का टीला खोदा गया। वह लड़का जो स्वयं न्यायाधीश बनता था बड़ा दुखी हुआ। उसने ऐसा अनुभव किया जैसे उसकी कोई अति प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही हो। अंत में श्रमिकों ने कोई वस्तु देखी। उन्होंने उसे खोला तो उसके नीचे काले संगमरमर को चौकोर तख्त पाया जो पत्थर के 32 देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिका हुआ था। अवश्य ही वह विक्रमादित्य का सिंहासन था। खुशी खुशी उसे नगर में लाया गया और न्याय कक्ष में रखा गया। तो राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिन तक उपवास रखने और प्रार्थना करने का आदेश दिया और घोषणा की कि चौथे दिन वह सार्वजनिक रूप से सिंहासन पर बैठेगा। अंत में वे दिन आया और राजा को अपना सिंहासन ग्रहण करते हुए देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। एक बड़े कक्ष में होते हुए राजा के साथ राजा के पुरोहित और सेनापति भी आए और जब वे सिंहासन के पास आए तो 2 पंक्तियों में बट गए। राजा उनके बीच से गुजरे और जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाले थे तो उनमें से एक देवदूत ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, रुको, क्या तुम स्वयं को विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य समझते हो? क्या तुम इतने योग्य हो कि तुम विक्रमादित्य के इस न्याय सिंहासन पर बैठ सको? क्या तुमने ऐसे राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं थे? क्या कभी तुम उस राज्य के लिए नहीं लड़े जो तुम्हारा कभी था ही नहीं? तो थोड़ी देर तक राजा कोई उत्तर ना सोच सका। वह जानता था कि उसका जीवन न्यायपूर्ण नहीं था। बहुत देर तक चुप रहने के बाद वह बोला, नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। देवदूत ने कहा, तो फिर जाओ और 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करो जिससे तुम स्वयं को पवित्र कर सको और सिंहासन पर बैठने योग्य बन सको। यह शब्द कहकर उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। तो राजा ने पुनः व्रत और प्रार्थना करके स्वयं को विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया, परंतु इस बार भी वैसा हुआ। पत्थर के दूसरे देवदूत ने पूछा कि क्या उसने कभी दूसरों की धन संपत्ति लेने की नहीं सोची? तो राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है और इसलिए वे बैठने के योग्य नहीं है। इस प्रकार जब भी राजा ने सिंहासन पाने की चेष्टा की,
उससे किसी न किसी देवदूत ने प्रश्न पूछे और उसे हटना पड़ा। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक उस पत्थर को पकड़े केवल एक देवदूत रह गया। राजा बड़े आत्मविश्वास के साथ सिंहासन के पास गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस दिन उसे अवश्य ही अपना स्थान गढ़ने की अनुमति मिल जाएगी। परंतु जैसा वह सिंहासन के पास पहुंचा, अंतिम देवदूत बोला, ए राजा, क्या तुम्हारा हृदय बच्चे के समान बिल्कुल शुद्ध है? यदि ऐसा है तो तुम वास्तव में सिंहासन पर बैठने योग्य हो। तो राजा ने बहुत धीरे से कहा, नहीं नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। यह सुनते ही देवदूत उस सिंहासन को अपने सिर पर रखकर आकाश में उड़ गया। इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन सदा के लिए पृथ्वी से लुप्त हो गया, पृथ्वी से गायब हो गया। चलिए अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ तथ्य मतलब आवश्यक बातें या फिर जिनसे सूचनाएं प्राप्त हो। निकटवर्ती मतलब समीप के या नजदीक के। मनोहारी मतलब आकर्षक या मन को अच्छा लगने वाला। निर्णय मतलब फैसला। मुकदमा मतलब वाद विवाद। न्यायाधीश मतलब न्याय करने वाला। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना सीखना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों के उच्चारण कीजिए। विक्रमादित्य, गौरवातीत, आश्चर्य, न्यायाधीश, प्राचीन काल। तो बच्चों चलिए, जो पाठ अब हमने पढ़ा हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, यानी कि अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस अभ्यास कार्य को शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों को ढंगपूर्वक पढ़ना है और पाठ के आधार पर इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं बोलकर। तो चलिए शुरू करते हैं। क, विक्रमादित्य में किस प्रकार की अद्भुत योग्यता थी? तो बच्चों, विक्रमादित्य में उचित न्याय करने की अद्भुत योग्यता थी। ख, प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य अपने दरबार में किस प्रकार के लोगों को रखते थे? तो बच्चों, किस प्रकार के लोग रखते थे? वेरी गुड। प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य अपने दरबार में विलक्षण प्रतिभा के लोग रखते थे। ग, प्राचीन काल में उज्जैन को किस प्रकार की प्रसिद्धि हासिल थी? कला और संस्कृति। घ, पत्थर के सिंहासन पर बैठकर चरवाहा किस प्रकार की मुख मुद्रा का अनुसरण कर लेता था? वेरी गुड। तो बच्चों, पत्थर के सिंहासन पर बैठकर चरवाहा विक्रम आदित्य की मुख मुद्रा का अनुसरण कर लेता था। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को लिख कर देना है पाठ के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क, विक्रमादित्य के सम्मुख लाया गया अपराधी किस तथ्य से परिचित होता था? किस तथ्य से परिचित होता था? वेरी गुड। तो विक्रमादित्य के सम्मुख लाया गया अपराधी हमेशा ये इस चीज से परिचित रहता था कि विक्रमादित्य उसकी आंखों से उसका गुनाह पहचान ही लेंगे। ख, राजा किस प्रकार की खबरों को सुनकर उत्तेजित हो उठा? तो बच्चों, राजा यह खबर सुनकर उत्तेजित हो गया था
कि एक चरवाहा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठकर लोगों को परिस्थितियों से, लोगों को लड़ाई झगड़ों से निकालता था, यानी कि न्याय करता था। ये बात सुनकर राजा उत्तेजित हो उठा था। राजा के सिंहासन रूढ़ होने के पूर्व पहले देवदूत ने क्या प्रश्न किया? तो बच्चों, राजा के सिंहासन रूढ़ होने से पूर्व पहले देवदूत ने यह प्रश्न किया कि क्या कभी उसके मन में, उसने जिस भी राज्य में राज किया, तो क्या वो उसका राज्य था? क्या किसी और का राज्य लेने की बात भी उसके दिल में, उसके मन में नहीं आई थी? यह प्रश्न राजा के सिंहासन रूढ़ होने से पहले देवदूत ने प्रश्न किया था राजा से। अंतिम देवदूत राजा से प्रश्न करके क्या व्यक्त करना चाहता था? तो बच्चों, अंतिम देवदूत राजा से प्रश्न करके व्यक्त करना चाहता था कि जो राजा का मन है वो किसी बच्चे के समान निश्चल, किसी बच्चे के हृदय के समान उसका जो मन है, उसका जो हृदय है वो निश्चल है या नहीं। सिंहासन के नगर आगमन पर राजा ने क्या घोषणा की? तो जैसे ही सिंहासन का नगर आगमन हुआ था, राजा ने घोषणा की कि सब 3 दिन तक का उपवास रखकर चौथे दिन राजा सारे रीति रिवाजों के साथ सिंहासन पर विराजमान होगा, अपना राज्याभिषेक कराएगा, राज तिलक कराएगा और सिंहासन पर पहली बार बैठेगा चौथे दिन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़ के आपको दिए गए रिक्त स्थानों में शब्द भरकर इन वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। विक्रमादित्य ने कभी किसी डैश को दंडित नहीं किया। किसको? वेरी गुड, निर्दोष को। विक्रमादित्य ने कभी किसी निर्दोष को दंडित नहीं किया। राजा विक्रमादित्य का पुराना किला मात्र क्या बनकर रह गया? वेरी गुड, खंडर बनकर रह गया। डैश पर बैठने से जो लड़का साधारण दिखाई देता था, अब बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रहा था। कौन? चट्टान पर बैठकर जो लड़का साधारण दिखाई देता था, वो बिल्कुल भिन्न यानी कि अलग दिखाई दे रहा था। अगला वाक्य है, श्रमिकों ने जब अति प्रिय वस्तु को खोला तो उसके नीचे क्या मिला? काले संगमरमर का चौकोर तख्त पाया। अगला वाक्य है, जब भी राजा ने डैश पाने की चेष्टा की, उससे किसी न किसी देवदूत ने प्रश्न पूछे और उसे हटना पड़ा। क्या पाने की चेष्टा थी? वेरी गुड, सिंहासन। जब भी राजा ने सिंहासन पाने की चेष्टा की, उसे किसी न किसी देवदूत ने प्रश्न पूछे और उसे हटना पड़ा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं। आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है और इन प्रश्नों के 4 जो विकल्प दे रखे हैं, आपको उन विकल्पों को भी पढ़कर आपको सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? उज्जैन, पंचमढ़ी, प्रयाग और अवध। कहाँ पर थी? वेरी गुड, उज्जैन। लड़का कौन से अभिनय को करते हुए चेहरे पर सीधा कर गंभीर मुद्रा में बैठ गया? सिपाही, मंत्री, न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई भी नहीं था? वेरी गुड, लड़का न्यायाधीश अभिनय को करते हुए चेहरे को सीधा कर गंभीर मुद्रा में बैठ गया। चारागाह के पास का खंडर किसी का महल हुआ करता था।
किसका? भोज का, अशोक का, श्रीगुप्त का या विक्रमादित्य का? किसका? वेरी गुड, विक्रमादित्य का। घ, राजा अपने जीवन के बारे में क्या जानता था? कि वह कभी सफल नहीं हुआ, वह न्यायपूर्ण नहीं था, वह निरर्थक था या इनमें से कोई नहीं था? वेरी गुड। तो राजा अपने जीवन के बारे में जानता था कि वह न्यायपूर्ण नहीं था, उसने कभी भी न्याय नहीं किया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 5, सही विकल्प पर सही अथवा गलत विकल्प पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ जो आपको वाक्य दे रखे हैं, इन वाक्यों को पढ़िए। सही वाक्य के आगे सही का चिन्ह और गलत वाक्य के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। क, राजा विक्रमादित्य निष्पक्ष रूप से पूर्ण न्याय किया करते थे। क्या ये वाक्य सही है? वेरी गुड, ये वाक्य बिल्कुल सही है। ख, टूटे फूटे खंडरों पर घास और वृक्ष उगाए थे। क्या यह वाक्य सही है? वेरी गुड, यह वाक्य भी बिल्कुल सही है। अगला वाक्य है ग, चरवाहे का लड़का सदा एक ही भाग भंगिमा में रहता था। क्या यह वाक्य बिल्कुल सही है? नहीं, यह वाक्य सही नहीं है, तो हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है घ, टीले को खोदने के लिए कुछ विशेष प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया गया था। क्या यह वाक्य सही है? वेरी गुड, यह वाक्य बिल्कुल सही है, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ड़, राजा विक्रमादित्य का सिंहासन सदा के लिए पृथ्वी से लुप्त हो गया था। क्या यह वाक्य ठीक है? वेरी गुड, यह वाक्य बिल्कुल सही है, तो हम इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके सही शब्दों के साथ उनका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, सम्राट। कौन था? विक्रमादित्य। ख, चरवाहे का लड़का। क्या करता था? न्याय, तो वो था न्यायाधीश। घ, विचित्र मुख मुद्रा किसकी हो जाती थी? वेरी गुड, लड़के की। क, न्याय का क्या था? सिंहासन। ड़, देवदूतों की संख्या क्या थी? वेरी गुड, 32। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, सदाचारी और दुराचारी व्यक्ति एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? सोच समझकर बताइए। सदाचारी मतलब जो अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम करता है, सत्य का पालन करता है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता है, हमेशा सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलता है। दुराचारी व्यक्ति जो हमेशा बुरे काम करता है, बुराई के रास्तों पर चलता है, कभी किसी की इज्जत नहीं करता। तो ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं? सोचिए और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। अगला प्रश्न है, जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों को विच्छेदित करते हुए लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिनका आपको संधि विच्छेद करना है, यानी कि तोड़ कर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, न्यायाधीश। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी गुड, न्याय जमा अधीश, न्यायाधीश। ख, विक्रमादित्य। वेरी गुड, इसका संधि विच्छेद होगा विक्रम जमा आदित्य, विक्रमादित्य। ग, सिंहासन। सिंह
जमा आसन, सिंहासन। घ उज्जैन, इसका होगा उत जमा जैन, उज्जैन। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों का शुद्धिकरण करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो शब्द दे रखे हैं वो अशुद्ध यानी कि गलत स्पेलिंग्स में लिखे हुए हैं। आपको इनका शुद्धिकरण, इनको शुद्ध रूप में करके लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का पुरोहित। तो बच्चों, पुरोहित की सही स्पेलिंग शुद्ध रूप प पे छोटे उ की मात्रा, र पे ओ की मात्रा, ह पे ई की मात्रा और त पुरोहित होती है। ख संस्कृति। तो बच्चों, संस्कृति में आधा स, क पे र की मात्रा, संस्कृति। ग मुख मुद्रा। और घ है प्रतिभा यानी कि प्रतिभा। तो इसमें प्रतिभा, इसका शुद्ध रूप है प्रतिभा। प्रश्न 10, दिए गए प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द निर्मित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ प्रत्यय शब्द दे रखे हैं, जैसे औटी, ईयर, ऊ, आप। इन प्रत्यय शब्दों से आपको 3-3 शब्द बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। का औटी। औटी से हम बनाएंगे कसौटी, चुनौटी और लौटी। ख ईयल। ईयल से क्या बनाएंगे हम? नारियल, अड़ियल और जड़ियल। अगला प्रत्यय शब्द है ग ऊ। ऊ से हम बनाएंगे उबाऊ, पकाऊ और बिकाऊ। अगला और आखिरी प्रत्यय शब्द है घ आप। आप से हम क्या शब्द बनाएंगे? वेरी गुड। आप प्रत्यय से हम बनाएंगे प्रताप, विलाप और चुपचाप। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11, अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हुए कोई एक कहानी का लेखन कीजिए। तो बच्चों, आप अपने आसपास का वातावरण देखिए और उसके ऊपर एक कहानी का लेखन कीजिए, मतलब अपने वातावरण से संबंधित एक कहानी का निर्माण कीजिए। अगला है प्रश्न 12, अन्यायी राजा की तुलना में न्यायिक व्यक्ति की अधिक महत्ता होती है। इस विषय में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो जो अन्यायी राजा होता है वो हमेशा न्यायिक व्यक्ति, अगर कोई मामूली व्यक्ति भी है लेकिन वो न्यायिक है तो उसकी महत्ता हमेशा उस व्यक्ति से ज्यादा होती है। इस कथन पर इस विषय पे आप कक्षा में चर्चा कीजिए और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। अगला है जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 13, वर्तमान न्यायपालिका को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? लिखिए। तो आजकल के टाइम पे जो न्यायपालिका है, आजकल के समय में जो न्यायपालिका है उसे किस तरह से बांटा गया है, किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, सोचिए और इसका जवाब दिए गए स्थान पर लिखिए। अगला है जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 14, जहां व्यक्ति को निष्पक्ष रूप से पूर्ण न्याय की आशा होती है वहां देवता भी निवास करते हैं। आप इस गुण को अपने जीवन में किस प्रकार अनुसरित करना चाहेंगे? तो जहां व्यक्ति होता है, जहां व्यक्ति निष्पक्ष रूप से बिना किसी पक्ष का साथ दिए हमेशा न्याय का साथ देता है, न्याय की ही हमेशा वो फैसला करता है,
तो वहाँ हमेशा देवता का निवास होता है। क्या आप इस गुण को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं? और अगर हाँ, तो आप किस तरीके से अपने जीवन में इसका अनुसरण करना चाहेंगे? इसका जवाब भी अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी और आप उसको अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। और आज की कक्षा में तो आपको मजा ही आया होगा। मिलती हूँ मैं अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।